नीरज साहब, ये बातचीत थोड़ी आके उलझती हुई नजर आ रही है। अब सवाल इस बात पे आ गया कि दरअसल ओवैसी साहब हैं किसके नुमाइंदे? क्या वो एलिट मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? क्या जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके नुमाइंदे हैं? किसके नुमाइंदे? ये बिल्कुल उसी तरीके से बात हो गई कि अगर आप अखिलेश यादव की बात करेंगे तो बात होगा कि ओबीसी के वो नेता है। मायावती की बात करेंगे तो दलितों के नेता मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ समय पहले कहा जाता था बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी है। तो अगर ये सवाल अगर फयाज साहब उठा रहे हैं कि दरअसल उनकी राजनीति से हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमान का कोई फायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें गलत क्या है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। ओवैसी किसके नुमाइंदे हैं? जैसा कि बाकी वक्ताओं ने कहा है कि वो हैदराबाद के एक इलाके के नेता हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नुमाइंदगी जो है ना, वह अगर मैं कहीं पर चला जाऊं और लोग मुझे नेता मान ले, ऐसा नहीं है। आज की राजनीति में, जैसा कि बंगाल में खास करके देखा गया है कि जब कोई वैक्यूम होता है तो नेतृत्व तो अपने आप आ जाता है। जैसे तृणमूल का मुकाबला करने के लिए जो तृणमूल विरोधी वोटर था, उसको लेफ्ट और कांग्रेस में यकीन नहीं हुआ कि ये तृणमूल का मुकाबला कर सकते हैं, तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। बीजेपी का यहाँ ना कोई संगठन है, ना कोई नेता है, फिर बीजेपी 73 सीट ले जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ओवैसी जहां जहां जा रहे हैं वहां कोई वैक्यूम नहीं है। बिहार में भी वैक्यूम नहीं है। बिहार के जो मुसलमान वोटर, उनको लग रहा है कि ओवैसी अपने आप में बीजेपी को हरा नहीं सकता। अगर उनको लगता कि ओवैसी हरा सकते हैं तो ओवैसी को नुमाइंदा मान लेते, या फिर अपने यहां से ही किसी नेता को बना लेते। ओवैसी की जरूरत ही क्या है? यूपी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान जानते हैं कि ओवैसी हो सकता है कि उनको उनकी तारीफ करते हो कई लोग, मेरे ख्याल से पार्लियामेंटेरियन के रूप में उनकी काफी तारीफ होती है। बाकी मुद्दों पर मैं बहुत गहरी समझ नहीं रखता, इसलिए कहना, मैं बंगाल में हूं अभी, इसलिए मैं उस पर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव आज भी, मायावती का मैंने कहा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। एक जमाने में दोनों में टक्कर थी, मुलायम और मायावती में। आज की तारीख में अगर मुसलमानों कहीं जाना, कांग्रेस कहीं नहीं है, तो अखिलेश यादव ही हैं। तो अगर अखिलेश और ओवैसी में मुसलमान वोटर को चुनना होगा तो निश्चित रूप से वो उन्हीं को चुनेंगे जो वहां पर योगी को टक्कर दे सकते हैं अपना, क्योंकि यादवों का ओबीसी के सपोर्ट बेस के कारण से। तो ये तो मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स में अगर अखिलेश यादव की पार्टी 20-22% ले जाती है अपने कट्टर वोटरों का, और अगर 5 साल विपक्ष में रह के, और अभी जो उन्होंने कुछ कुछ वादे किए हैं बिजली वगैरह के, अगर वो 25-26% ले जाते हैं या 30%, 30% तो बहुत बड़ी संख्या है, तो मुझे लग रहा है कि मुसलमान अगर सपोर्ट करना चाहेगा तो अखिलेश का ही करेगा। वो ओवैसी को वोट देके बर्बाद नहीं करना चाहेगा निश्चित रूप से। आज की तारीख में कोई भी पार्टी जो है, तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी खड़ी होना चाहे, बंगाल ने दिखा दिया वो संभव ही नहीं है। इसलिए ओवैसी मेरे ख्याल से 100 में लड़े, चाहे वो 400 में लड़े, वहां उनको 0 सीट ही मिलने वाली है। आलोक जी, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ काफी आपने सही कहा जब निरंजन से आप सवाल पूछ रहे थे कि थोड़ा उलझ से गई है बहस, और ये सही बात है, उलझ से गई है। क्योंकि हिसाब ये लगाया जा रहा है कि साहब वो मुसलमानों में कौन सा तबका है और ओवैसी किसके नेता हैं। नहीं आलोक, माफ करेगा, मैं थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। दरअसल जब मुसलमानों के बारे में बात की जाती तो ऐसा लगता है कि वो सारे मुसलमान एक तरीके के हैं, उनके बीच में विभेद नहीं है। लेकिन फैजी साहब जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से कि मुसलमानों के अंदर भी विभेद है। जैसे हिंदुओं के अंदर पता चला अपर कास्ट है, फिर बैकवर्ड कास्ट है, फिर उसके बाद दलित है, उसी तरीके से वहां पर भी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल ओवैसी की पॉलिटिक्स किस तरह के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। वोट कौन देता है वो एक अलग सवाल है। क्या वो पसमानदा मुसलमानों की राजनीति को रिप्रेजेंट करते, जिसके नेता अली अनवर एक जमाने में हुआ करते थे, या एजाज अली साहब होते थे? किसकी राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो देखिए, जहां तक सवाल है कि क्या मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, तो मुसलमानों के मुद्दे और हिंदुओं के मुद्दे कोई बड़े अलग अलग मुद्दे नहीं है। अगर मुसलमान गरीब है तो उसका मुद्दा वही है जो गरीब हिंदू का है। अगर मुसलमान अमीर है तो उसका मुद्दा वो है जो अमीर हिंदू का है। लेकिन जब वो अपने को मुसलमान देखता है, अगर वो अपने को मुसलमान देख रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक होमोजीनियस आइडेंटिटी नहीं है, मोनोलिथ नहीं है मुसलमान, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। लेकिन जिस तरह से आप राजनीति में देखते हैं कि एक वक्त पर तमाम लोग हिंदू हो जाते हैं, वो अपने सारे मुद्दे दाएं बाएं कर देते हैं, उसी तरह किसी वक्त मुसलमान भी मुसलमान हो जाता है। तो जो मुसलमान चुनाव के वक्त पर मुसलमान हो जाता है, ओवैसी साहब उसके रिप्रेजेंटेटिव होने की कोशिश करते हैं। वो हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं।
और तमाम और राजनीतिक दल भी ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसे मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें जो इस्लाम के नाम पर एक हो रहे हैं। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि आमतौर पर जो नैरेटिव खड़ा होता है वो ये होता है कि मुसलमान वर्सेस मॉडर्निटी, ये जो एक नैरेटिव है ये बड़ा भारी घातक नैरेटिव है। और जो भी नेता खड़े होते हैं और अपने को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हैं और आगे बढ़ने की, तरक्की की किसी भी बात का विरोध करते हैं, वो अपने राजनीति का कितना भी फायदा कर लें, वो अंततः समाज का नुकसान कर रहे हैं और लंबे दौर में दिखता है कि वो अपना भी नुकसान करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये बात अभी निरंजन जी ने कही, विनोद जी ने कही, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत इस बारे में बहुत भारी कंफ्यूजन नहीं है। मुलायम सिंह यादव बहुत जमाने से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच एक बड़े नेता रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि कोई मुलायम सिंह यादव को ये माने कि ये हिंदुओं के नेता हैं, हमको इनसे दूर जाना है। तो अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, ये भी मैं आपको साफ कर दूं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिए हैं, देते हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं जो कोई और कारण देखते हैं, कोई और गणित देखते हैं और वो अपने को मुसलमान देखकर वोट नहीं दे रहे होते हैं। जो खुद को मुसलमान देखकर वोट दे रहा है, जिसको लगता है कि शायद बीजेपी की राजनीति हमारे लिए बड़ी घातक है, नुकसानदेह है, हमको इनसे बचना है, तो फिर वो जाहिरा तौर पे वो समझदार होगा, जरा भी उसके अंदर अकल होगी तो देखेगा कि वो कौन है जो इस राजनीति को या इस पार्टी को टक्कर दे रहा है। वो फिर वोट इसलिए नहीं देगा कि अच्छा साहब हमारे सामने ओवैसी साहब आ गए हैं तो हम इनको वोट दे दें, हमें तो ये कोई दीन का काम करने थोड़े निकला है, वो पॉलिटिक्स करने निकला है। और वो ऐसे आदमी को वोट देगा जिसके जीतने की संभावना उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है, समी साहब आप कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं, प्लीज। म्यूट है। छोटी सी एक चीज पूछना चाह रहा था कि कैसे तय होता है कि कौन रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, कैसे तय करते हैं लोग? नहीं, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, सबसे पूछ रहे हैं, आप सबसे, जिनको भी ये आपत्ति है कि ओवैसी या कोई भी नेता, मेरे हिसाब से एडवांस में कुछ तय नहीं होता है, एडवांस में कुछ तय नहीं होता है। मैं अभी कैसे तय होता है कि वो पहली दो बात है इसमें कि वो उन्होंने कब कहा कि मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूं या उनका मैं नुमाइंदा हूं, और दूसरी बात कि हम लोग कैसे तय करते हैं कि कोई नुमाइंदा है या नहीं। बट समी साहब ये सवाल थोड़ा सा अधूरा इसलिए क्योंकि जो ओवैसी साहब पॉलिटिक्स है, जो उसका ऑप्टिक्स है, उस ऑप्टिक्स में इनबिल्ट है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे बीजेपी की ऑप्टिक्स में इनबिल्ट है कि वो हिंदुओं की राजनीति करते हो, हिंदुओं की पॉलिटिक्स करते हैं, इनबिल्ट है, वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती कि उसको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर आप ऑन रिकॉर्ड पूछेंगे तो कभी नहीं कहेंगे। वो ऑफ द रिकॉर्ड 50 तरीके की बातें करते। ऑफ द रिकॉर्ड आप ओवैसी से भी पूछिए, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि आप बस भी नहीं ऑफ द रिकॉर्ड। चलिए सभी साहब के सवाल का मैं एक मिनट, एक सेकंड। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं हिंदुत्व के समाज की बात करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सुना है, आप हर जगह पढ़ लीजिए, कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूं। मैंने पहले कहा था समी साहब कि कुछ लोग चुनाव से पहले कहेंगे, बड़े नेता नहीं कहेंगे, छोटे कहेंगे, तो ये इस तरह का खेल चलेगा, ये होता है। तो इस तरह से ओवैसी के बारे में भी हमें जब हम टेलीविजन पे उन्हें देखते हैं, वो हमसे बात करते हैं तो एक तरह की बात करते हैं, और जो हमारे दोस्त बताते हैं कि जब वो अपनी मजलिस कर रहे होते हैं, जब वो अपना जुलूस निकाल रहे होते हैं, रैली कर रहे होते हैं, वहां वो जो भाषण देते हैं या जो क्लोज गैदरिंग में भाषण देते हैं, वो अलग किस्म का होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स में है, मैं किसी और इसमें कोई ये दो को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। तमाम लोग जो राजनीति में है वो इस तरह की बातें करते हैं, वो यहाँ कुछ कहते हैं, इसमें कोई वो राजनीति का पाखंड है, वो तो एक अलग चीज। विनोद जी आप जोड़ना चाहते हैं? समी साहब, मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं समी साहब की बात का जवाब दे दूं कि कैसे तय होता है कि कौन नुमाइंदगी करता है, कौन नहीं करता। इसका पैमाना सीधे अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखें, चुनावी राजनीति में, तो जिसके कहने पर कौम के अधिकांश लोग वोट करते हों वो नुमाइंदगी करता है। जैसे मायावती चाहें तो दलितों का अधिकतम वोट ट्रांसफर करा देती हैं, इसलिए हम लोग उनको दलितों का नुमाइंदा मानते हैं। मुलायम सिंह यादवों का जो है वोट ट्रांसफर करा देते थे, एक समय तक ओबीसी का करा देते थे, इसलिए हम उनको नेता मानते थे। लालू यादव के अंदर भी ये गुण था। चौधरी चरण सिंह के अंदर गुण ये था कि पिछड़ी जातियों का और जाटों का वोट ट्रांसफर करा देते थे, इसलिए जो है उनको माना जाता था। मोदी जी जो है वो हिंदू, योगी जो है उनके कहने पर हिंदू किसी को भी वोट दे देगा।
मतलब वो अगर शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ रहे होंगे तो भी हिंदू जाके दे देगा कि मोदी जी के कैंडिडेट है। तो ये एक क्या ओवैसी साहब के कहने से मुसलमान जो है किसी गैर मुस्लिम को वोट दे देगा या दूसरे, उससे तय होता है कि कितना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नुमाइंदगी की जहां तक बात, ये एक पैमाना है नंबर एक। दूसरा, फैजी साहब ने एक सवाल किया था एक कि ओवैसी साहब जो है मुसलमानों के मसाइल नहीं उठाते। देखिए फैजी साहब, हर समाज के दो तरह के मसाइल होते हैं। एक मसाइल होता है जो उनका इंटरनल होता है, तो जाहिर है पसमानदा मुसलमानों के सवाल जो है वो जो अशराफ मुसलमान है। देखिए सामाजिक न्याय, मैं सामाजिक न्याय जो है आंतरिक मामला नहीं, ना हिंदू का ना मुस्लिम का। फैजी साहब मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। एक सवाल ये होता है कि इंटरनल समाज के बीच के जो मुद्दे होते हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।